नोट्स में आप हेडिंग बनाओ। सारे बच्चों के लिए सेम है, ACCA F6 टैक्सेशन। ठीक है, सबने हेडिंग बनाया ACCA F6 टैक्सेशन। पहली बात, स्किल लेवल में 3 सेक्शन होते हैं, सारे बच्चे ध्यान सुनो। स्किल लेवल में जो नॉलेज लेवल दिया है उनको पता होगा कि नॉलेज लेवल में सारा का सारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। स्किल लेवल में अपने पास 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। बच्चों फोन साइलेंट कर लेना सारे बच्चे। सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A हमारा 30 मार्क्स का होता है, सेक्शन B भी हमारा 30 मार्क्स का होता है और सेक्शन C जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है। एक पेपर ऐसा है जिसके अंदर ये मार्किंग, ये पैटर्न काम नहीं करता, ऑडिट का पेपर। ऑडिट के पेपर के अलावा आपके स्किल लेवल के सारे पेपर में यही पैटर्न चलता है, 30, 30 और 40। जो पहला 60 मार्क्स है वो आप ऐसे मान के चलो अभी के लिए कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। तो स्किल लेवल में पहले 60 मार्क्स तो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप। सर अगर पहले 60 हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप है तो मतलब हमें उसमें कोई कैलकुलेशन करके दिखानी है? नहीं दिखानी। आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम के अंदर, आपको कैलकुलेट करके आंसर या तो टिक कर देना या टाइप कर देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्या सर कोई नेगेटिव मार्किंग है? अगर मैंने कुछ मन से टिक कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे? नहीं कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अपना डाइस वाइस लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। ठीक है, ये 60 मार्क्स का तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। अब क्या चीज 40 मार्क्स में है नए बच्चों के लिए? जो पहली बार ये 40 पहली बार ये जो 40 मार्क्स के लिए अगर मैं बताऊं तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ये राइटिंग में होता है और इसके लिए एक्सेल या वर्ड प्रोसेसर, दो में से कोई एक चीज का यूज होता है। ये 40 मार्क्स का पेपर आपका ऑनलाइन होता है, एक्सेल पे करना होता है या वर्ड प्रोसेसर पे करना होता है। अब इस एक्सेल का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सेल की क्लासेस लेनी पड़ेंगी, बहुत बेसिक से एक्सेल है ACCA का, 1-2 क्वेश्चन बनाने में आपको समझ आ जाएगा। कुछ एड ऑन चीजें, ACCA का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म होता है, ACCA ने हमें प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा है जिसके ऊपर आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो सेपरेटली। स्किल लेवल पे आपको लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए होगा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सको घर पे। ठीक है, एग्जाम फॉर्मेट को लेके कोई दिक्कत? 60 और 40। 60 कौन सा हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप, 40 राइटिंग में पेपर आएगा, रिटर्न में कैलकुलेशन बेस कुछ भी आ सकता है, डिफाइन करने को आ सकता है, कुछ लिखने को आ सकता है, कोई कैलकुलेशन आ सकती है। दूसरी बात, आपको 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं। एक जो क्लास नोट्स आप जिसमें लिखोगे, क्लास के एग्जाम्पल और क्लास नोट्स इस वाले रजिस्टर में मेंटेन रहेंगे आपके, जो आपका एक रजिस्टर रहेगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कौन सा रजिस्टर यूज करना है? दूसरा वाला। आपके रिवीजन में ये क्लास नोट्स बहुत काम आएंगे, इसमें हौच पौच मत करना, जो मैं एग्जाम्पल से भी कराऊंगा वो भी इसी में रखना। आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है तो एक अलग कॉपी पे रखना, दूसरी कॉपी पे प्रैक्टिस करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लास के साथ साथ पढ़ना। अगर आपको मार्च में पेपर निकालना है, हमारे प्रोग्रेसिव टेस्ट भी होंगे, मैं आपका टेस्ट लिया करूंगा 20-25% सिलेबस के बाद। कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक का फुल सिलेबस टेस्ट हमारे होंगे, जो 4-5 टेस्ट होंगे, वो तो मैं एंड में लूंगा आप लोग के, जैसी भी पॉसिबिलिटी होगी, जितने हो पाएंगे।
बट अभी हम कुछ छोटे छोटे टेस्ट रखेंगे, वो बहुत मैटर करते हैं। देखो फुल सिलेबस टेस्ट इतना मैटर नहीं करता है, जो आप छोटे छोटे टेस्ट के बेसिस पे आप पढ़ाई करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता चलता रहता है कि अभी अपन कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो क्लासेस के साथ साथ पढ़ने का आपका खुद का ड्यूटी है। क्लासेस के साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो स्किल लेवल में हर पेपर में बहुत दिक्कत रहेगी। अगर आप ये माइंडसेट लेके बैठे हुए हो कि सर लास्ट के 1 महीने में हम 8-8 9-9 घंटे पढ़ेंगे, 10-10 घंटे पढ़ के कुछ कर लेंगे, बहुत आसान है, नहीं हो पाएगा। अभी मैं बताता हूँ, F6 का सिलेबस तो वैसे भी अपना अच्छा खासा सिलेबस है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। हमारे ACCA में प्रोफेशनल लेवल पे भी बच्चे यही पैटर्न फॉलो करते हैं। कई सालों से मैं प्रोफेशनल लेवल पढ़ा रहा हूँ। जब प्रोफेशनल लेवल पे बच्चे पेपर निकाल रहे हैं तो आप तो स्किल लेवल पे ही हो, तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं। कोई मन में डाउट अभी तक स्किल लेवल को लेके, टेक्स्ट को लेके अभी तक कोई डाउट मन में किसी के? क्लियर है यहाँ तक बातें सारी? ठीक है, अब इस पेपर को स्टार्ट करें। थोड़ा सा टेक्स्ट को लेके बात कर लेते हैं। अच्छा, कौन बताएगा टैक्स होता क्या है, टैक्स क्यों पे किया जाता है, टैक्स का पेपर पढ़ क्यों रहे हैं हम, क्या बताओगे इसके बारे में कुछ? टैक्स गवर्नमेंट की इनकम होती है। अच्छा, मेन इनकम गवर्नमेंट की, मोदी जी की इनकम होती है टैक्स। ये रेवेन्यू होता है। ठीक है, इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं, तुम तो सिनोनिम बता रहे हो मुझे अक्षर। नहीं सर, इनकम तो जो कमा रहे हैं, रेवेन्यू जो कमा नहीं रहे, नुकसान कमा रहे हैं, पर वो इनकर कर रहे हैं, मतलब वो खर्चा कर रहे हैं। वो तो सर इनकम। टैक्स पब्लिक बेनिफिट के लिए दिया जाता है, जैसे जो मनी हम दे रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिट ऑफ द पब्लिक के लिए इस्तेमाल किया। देखो टैक्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब जरा बात ध्यान से समझना, आप लोगों ने ACCA कंप्लीट कर लिया, आप लोग क्या ACCA बन गए, थोड़ा फील ले लो, आप लोग के नाम के आगे ACCA लग चुका है, पूरे फील में आ गए। तो अब मान लो आपकी पहली सैलरी लगी 1 लाख पर मंथ, आपका कम ही लगा पैकेज, थोड़ा सा आपने कम में सेटलमेंट कर लिया, अभी 1 लाख रुपए का आपका पैकेज लगा है, 1 लाख रुपए पर मंथ यानी स्टार्टिंग पैकेज आपका लगा है। मान लो ENY में आपका पैकेज लगा, आपको बताओ हाथ में 1 लाख रुपए आएंगे या नहीं आएंगे? क्यों? देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए जैसे ही आप मेहनत करके कमाओगे वहां पे मोदी जी आ जाएंगे। नहीं, यूके में तो मोदी जी नहीं आएंगे, यूके में कौन आएंगे? ऋषि जी आ जाएंगे। तो सुनक जी आएंगे और कहेंगे कि इसमें से कुछ हमें दे दो, कितना वो धीरे धीरे अपन जानेंगे, बट इसमें से लेट से सुनक जी ने आपसे 10% ले लिया, कितना ले लिया? 10,000। 1 लाख का 10% 10,000, आपके हाथ में कितना आया? मान लो आप में से किसी को गुस्सा आ गया, क्यों दे? मेहनत मेरी, सर्विस मैंने करी और मेरे से पहले आपको चाहिए, तो बताओ आप आर्ग्यू कर सकते हो गवर्नमेंट से? क्यों? वो क्योंकि हम बेनिफिट्स भी तो ले रहे हैं। बेनिफिट्स ही नहीं, ये जो जॉब कर पा रहे हो वही गवर्नमेंट की वजह से कर पा रहे हो। मान लो घर से निकलो और कोई उठा ले जाए, तो जॉब सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट आपको बहुत चीजें प्रोवाइड करती है। ये पैसा गवर्नमेंट अपनी जेब भरने के लिए नहीं रखती है जैसा कि आपको लगता है, प्लीज रिकॉर्डेड लाइन है। तो ये गवर्नमेंट आपकी सेफ्टी के लिए खर्च करती है, सारा का सारा पैसा आपके ऊपर ही वापस लग जाता है। गवर्नमेंट की कमाई है, रेवेन्यू है, टैक्स गवर्नमेंट के मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू में, मेन सोर्स ऑफ इनकम में टैक्स आता है। बट कमाई और रेवेन्यू कहने से इसका ये मतलब नहीं गवर्नमेंट अपने लिए यूज करती है, अपने आप को सैलरी भी देती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो सैलरी मिलती है, सबको सैलरी मिलती है, मोदी जी की भी सैलरी है, सबकी सैलरी है उसके, बट वो जो पैसा आता है वो लगता किस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, डेवलपमेंट में सारा पैसा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये पहला जो टैक्स लगा आपका इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो आपके किस पे लग जाता है? सोर्स पे। आपको इनकम के, जो आपकी इनकम हुई, आपके इनकम के सोर्स पे जो टैक्स लग जाता है उसको अपन डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब देखो ये 90,000 रुपए आए,
इस 90,000 से आप क्या करोगे अपनी पहली सैलरी से? पार्टी, सेविंग्स और खर्चा, सेविंग और खर्चा। म्यूचुअल फंड। थोड़ा सेव, थोड़ा ज्यादा वाला खर्चा। ये म्यूचुअल फंड वाली सोच पसंद नहीं आई, ये एसीसी वाली सोच नहीं है। क्यों सर? देखो इतना मुश्किल से मेहनत करके भी पहले पैसे में भी बचाओगे, अब तो एंजॉय करने का टाइम है, सेविंग तो होती रहेगी। तो मान लो आपको, आपने अब 90,000 में सबसे पहले तो खरीद लिया आईफोन, चलो आईफोन में तो पूरे 90,000 चले गए। अब आपने एक सिंपल सा फोन ले लिया और आपने ड्रेस ले ली, आपने पार्टी करी, पार्टी में समझ रहे हो ना आपने क्या क्या किया, पार्टी करी, सबसे जरूरी है। अब यहाँ पे देखो ये जो हर चीज है ना आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी। आपने जोमेटो स्विगी से ऑर्डर किया होगा, अगर एक पिज्जा 300 रुपए का आता है तो आपको 300 रुपए नहीं, आपको 350 रुपए देने पड़ते हैं। आपको हर चीज के अंदर एक इंक्लूडेड टैक्स भी देना पड़ता है। आप इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री में उसके फूड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हो तो एक टैक्स और देना पड़ता है। अब ये जो फोन है, हो सकता है कि अगर आप टैक्स हटा दो, आज की डेट में फॉर एग्जाम्पल आप लैपटॉप लेने जाओगे, नॉर्मल i5 लैपटॉप लेने जाओगे तो वो 55 to 60,000 का आता है। HP का, डेल का 55 टू, इंडिया में 55 to 60 का रेंज है। आपको मालूम है उसमें कितना सारा इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर वो टैक्स हट जाए तो आपका 10 to 12,000 की कॉस्टिंग कम हो जाती है। जो जीएसटी का क्रेडिट ले पाते हैं उनकी कॉस्टिंग 10 to 12,000 कम हो जाती है। तो आपके फोन में भी कुछ टैक्स जुड़ा हुआ है, आपके ड्रेस में भी कुछ टैक्स जुड़ा हुआ है, आपकी पार्टी में भी कुछ टैक्स जुड़ा हुआ है। जो अल्कोहल आपने ली वो टैक्स फ्री थोड़ी है, उसमें भी टैक्स लग रहा है। तो 90,000 रुपए में से हो सकता है कि आपने 70,000 रुपए आइटम पे खर्च करें और 20,000 रुपए कहाँ चले गए? गवर्नमेंट को अगेन। तो एक टैक्स तो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली ले रही है और दूसरा टैक्स गवर्नमेंट कब ले रही है? और वो भी तभी जाएगा जब आप कंज्यूम करोगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स ऑब्लिगेशन नहीं है। आप 90,000 रुपए में से कुछ खर्च मत करो, आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो सेकंड फॉर्म हमारा कौन सा टैक्स हो गया? ये जो गया इस फॉर्म में इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या डिफरेंस हुआ बच्चों डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स हमारे सोर्स ऑफ इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स जब लगता है जब हम कुछ परचेज या कोई सर्विस रेंडर करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंट होता है। जितना महंगा गुड लोगे उतना ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स आपका लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स कई आइटम पे नहीं भी लगता, जैसे कभी कभी मेडिसिन पे एग्जेम्प्ट रहता है, कभी कभी डेली फूड्स पे एग्जेम्प्ट रहता है। आपको जो रेट है रेट टू रेट मिलेगा, वो सब हमें पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, हमारा पेपर का नाम टैक्सेशन है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स कहो या इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों ही हमारे कोर्स में कवर। कोई डाउट यहां तक किसी को? समझ आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस? आगे देखो बच्चों। सर हमारा सिलेबस क्या है F6 का? सिलेबस लिखो, आपका सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है इस F6 में? सबसे पहले पढ़ना है आपको इनकम टैक्स, सबसे इंपॉर्टेंट। आपका 70% सिलेबस इनकम टैक्स ही है। फिर आपका आता है CGT। CGT कहलाता है कैपिटल गेन टैक्स। फिर आपका आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर आपका आता है इनहेरिटेंस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स। और लास्टली आता है आपका वैट। ये 5 टैक्स हमारे सिलेबस में है। पहले 4 होते हैं डायरेक्ट टैक्स, ये पहले 4 डायरेक्ट टैक्स हैं। लास्ट का वैट जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। वैट चलता है भी यूके? हाँ, हमारे इंडिया में वैट एबॉलिश हो चुका है। वैट एबॉलिश होके हमारे इंडिया के अंदर क्या बन गया है? जीएसटी। हमारे इंडिया में वैट और सेल्स टैक्स अलग अलग चलते थे, दोनों को एबॉलिश करके एक कंबाइंड टैक्स बना दिया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिंपलिसिटी के लिए टैक्स भी ऑल ओवर स्टेट सेम हो गया है, मतलब काफी कुछ जीएसटी ने सिंपलीफाई किया है हमारे लिए। बट वैट तो अलग है। हम जो टैक्स पढ़ रहे हैं ना, कई कंट्री का टैक्स हमारे कोर्स में है। हमें जो पढ़ना है वो यूके का पढ़ना है। आप बोलोगे सर इंडिया का है क्या? इंडिया का नहीं,
तो हमें यूके का पढ़ना है, मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्री का। अच्छा, इनकम टैक्स पहले बारी बारी सिलेबस पे भी बात कर लेते हैं, बस ये 5 टॉपिक ही हमें पढ़ने हैं। इस 5 टॉपिक के अंदर बहुत सारी सब टॉपिक्स हैं, उनको जैसे ही कवर करेंगे हो जाएगा अपना। इनकम टैक्स क्या होता है? जो इनकम पे देते हैं, जो भी हमारे सोर्स ऑफ इनकम है वो डायरेक्ट इनकम। अच्छा, आपको मालूम है आप टैक्सेशन पढ़ क्यों रहे हो? एसीसीए को, एसीसी आज की डेट में यूके में किसी को काम करना है या कोई अदर कंट्री में भी काम करना है, आपको मालूम है टैक्स एक्सपर्ट्स की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है? टैक्स की फील्ड इतनी वास्ट फील्ड है, आपके 2 पेपर हैं टैक्स के। एक टैक्स का पेपर है F6 और एक टैक्स का पेपर है ATX, एडवांस टैक्सेशन। वो प्रोफेशनल लेवल पे ऑप्शनल पेपर है। अगर आपको टैक्स में ही वो करनी है स्पेशलाइजेशन, तो आप ATX दे सकते हो, वरना आपको बाद में भी ATX देना पड़ सकता है ACCA बनने के बाद भी। मान लो आपको टैक्स में ही काम करना है और आपने स्पेशलाइजेशन तब नहीं ली, बाद में लेना चाहते हो तो बाद में भी ACCA अलाउ करता है। तो टैक्स में तो ये मान लीजिए बहुत वास्ट फील्ड है, 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल आप काम करते रहिए, और टैक्स में पैसा भी बहुत है। छोटी छोटी कंसल्टेंसी फीस है, रिटर्न फाइलिंग फीस है। यूके के अंदर आपको मालूम है सारी पेमेंट पाउंड में होती है, तो वो बहुत ज्यादा, इंडिया में तो कुछ भी पेमेंट नहीं है टैक्स की, वहां तो कन्वर्ट होके वो पेमेंट, अगर कल को आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो, मान लो आप यूके में अपनी प्रैक्टिस ओपन करते हो या यहाँ पे प्रैक्टिस ओपन करते हो, यूके के क्लाइंट्स हैं आपके पास, तो देखो ACCA के पास साइनिंग अथॉरिटी होती है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताऊं, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ACCA के पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। अरे साइनिंग अथॉरिटी का मतलब ही क्या है? आज की डेट में आप इंडिया में चाहो तो इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कितने सारे चार्टेड अकाउंटेंट अपना COP यूज नहीं करते, जो इंडिया के चार्टेड अकाउंटेंट है वो अपना COP यूज नहीं करते, वो जॉब में लगे हुए हैं, मान लो जॉब में भी नहीं है, घर संभाल रहे हैं, छोड़ दिया है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप उनसे COP ले लो, उनको आप मंथली पेमेंट कर दो, जो भी आप पेमेंट फिक्स करोगे 10,000, 50,000, 20,000, आपने मंथली पेमेंट उनको कर दिया, आप काम ईमानदारी से करोगे, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है साइन करने में, आपने काम किया वो साइन करेगा। सेम ऐसा ही ACCA मेंबर्स भी करते हैं, हम कर सकते हैं, बट हमारे क्लाइंट कहाँ के होने चाहिए? यूके। अगर हम इंडिया के भी क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हैं, मान लो मुझे टैक्स में बहुत काम आता है इंडिया का, बट मैं हूँ ACCA, अब मैं इंडिया का काम करना चाहता हूँ, मेरे पास इंडिया के क्लाइंट आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? साइन ही तो मेरे को CA का चाहिए, और हर काम में CA का साइन चाहिए ही नहीं। CA का साइन तो सिर्फ ऑडिट में चाहिए, और तो कहीं चाहिए भी नहीं, बाकी काम आप कर सकते हो। टैक्स ऑडिट में CA का साइन, इंडिया के अंदर बतेरे CA हैं जो आपके लिए साइन करने को तैयार, और आप मालूम ही नहीं कितने कम अमाउंट में वो साइन करने को तैयार। मोस्टली यही चलता है, मोस्टली यही चलता है। लॉयर बैठते काम करते हैं। तो ठीक है, इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आपकी इनकम पे लगता है। अच्छा, पहला सवाल आता है कि इनकम क्या होती है? इनकम टैक्स हमारी इनकम पे लगता है, तो व्हाट इज इनकम? आप किसी चीज को इनकम कैसे कहते हो? अगर मैं कहता हूं इनकम टैक्स हमारी इनकम पे लगता है, तो मैं इनकम कैसे डिफाइन करूं? कोई चीज मेरी इनकम है, एक इंसान कैसे कैसे कमा सकता है? बताओ अंकित, कैसे कैसे अर्न कर सकते हो? जॉब करके जो कमाओगे उसे क्या बोलेंगे? सैलरी इनकम या एम्प्लॉयमेंट इनकम। तो एक चैप्टर है हमारा इनकम टैक्स में, एम्प्लॉयमेंट इनकम। और कैसे कमा सकते हो? बिजनेस करके। बिजनेस करके यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, आई एम नॉट एम्प्लॉयड टू एनीवन एल्स, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। इसको बोलते हैं PGPP इनकम, बिजनेस इनकम या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। एक चैप्टर हमारा किसके ऊपर है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम के ऊपर। इनकम टैक्स के टॉपिक बता रहा हूँ, सब टॉपिक। इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, और 2 तरीके आपने मुझे बता दिए सर, इंसान 2 तरीके से, या तो जॉब करके या बिजनेस करके, और क्या? तो मैं सर नॉर्मल से पढ़ा तो उसके अंदर था एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम में ट्राई। वो कहते हैं बस तो उससे टैक्स नहीं लगता ना भाई इंडिया का टैक्सेशन तो मैं इकोनॉमिक्स सारा 12th में पढ़ गया, इंडिया का टैक्सेशन और टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पे इंडिया में कोई और पर्सपेक्टिव है ना लगने का, और वो भी कुछ लोगों को नहीं लगता। देखो कहाँ थे हम? हाँ, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम, अच्छा प्रॉपर्टी इनकम भी हो सकती है, कमाते हैं ना इंडिया में, तो प्रॉपर्टी इनकम बहुत देखते हो कि रेंटल इनकम होती है, कई लोग अपनी प्रॉपर्टी से ही कमा रहे होते हैं पूरी जिंदगी, कुछ नहीं करते। तो प्रॉपर्टी इनकम या रेंटल इनकम भी हमारा एक चैप्टर। तीसरा टॉपिक कौन सा आ गया इनकम टैक्स में? प्रॉपर्टी इनकम, रेंटल इनकम। 3 टॉपिक तो यही है।
सैलरी इनकम या एम्प्लॉयमेंट इनकम, दूसरा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इनकम, तीसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। और कैसे कमा सकते पेंशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेंशन तो एम्प्लॉयमेंट ही तो, इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड्स और ट्रस्ट। इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस हो गया। डिविडेंड तो कैपिटल, हाँ मतलब ट्रेडिंग, हाँ कैपिटल। हाँ प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फीस बिजनेस हो गया। इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक तरीका हो सकता है इंटरेस्ट, मैंने पैसा कहीं लगा दिया मुझे इंटरेस्ट आता है, जैसे प्रॉपर्टी में लगा दिया तो रेंट आता है, वैसे ही पैसा आप कहीं सेविंग में लगाओगे। इंटरेस्ट को हमारे इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट इनकम को सेविंग इनकम। और एक लास्ट इनकम इनकम टैक्स में आती है, वो आती है डिविडेंड इनकम। तो इनकम टैक्स के अंदर 5 तरीके की इनकम कवर है। ये 5 तरीके की इनकम अगर आपको अच्छे से आती है तो इनकम टैक्स यानी आपका टैक्स खत्म। इन 5 तरीके की इनकम को अच्छे से समझ लो, बाकी सारे टॉपिक बस नाम से हुआ है। ये सीजीटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, वैट, अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। इसके ही टॉपिक है जो जिसे कहते हैं ना जान, ये इनकम टैक्स है। इसी टॉपिक पे सारे टॉपिक बेस्ड है। ये जितना अच्छा होगा उतना ही ये टॉपिक अच्छे होंगे। तो 5 कौन कौन सी हो गई इनकम, नाम बताओ दोबारा से। जो पहले 3 है, अच्छा चलो अभी मैं लिख दूंगा, धीरे धीरे आते हैं। इनकम टैक्स की थोड़ी बहुत मैंने बात बता दी। अब आज के बाद आपके पास, मान लो आपने अपना ऑफिस खोला, वहां पे पहला क्लाइंट आपके पास आया, उसने बोला मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेट कर दो। तो ठीक है, आपने कहा कि मैं कर दूंगा, इनकम टैक्स कैलकुलेट कर दूंगा मैं आपका। बताओ उससे 2 क्वेश्चन क्या पूछोगे आप? इनकम कितनी है, सोर्स ऑफ कहाँ से आ रही है इनकम सोर्स? आपकी इनकम कौन कौन से सोर्स से? आप एम्प्लॉयमेंट इनकम लेके आए हो, सैलरी इनकम लेके आए हो, बिजनेस इनकम लेके आए हो, कौन सी इनकम लेके आए हो मेरे पास, ये वो बताएगा। और इनकम कितनी है वो बताएगा। अगर ये 2 चीज पता लग गई तब आप क्या करोगे? कैसे करेंगे? अच्छा, आज अगर मैं आपको इनकम बता दूं, मान लो मैं कहूं कि मेरी सैलरी इनकम इतनी है, मेरी बिजनेस इनकम इतनी है, ये इनकम मैंने आपको बताई, क्या आप टैक्स कैलकुलेट कर दोगे मेरा? क्यों नहीं कर पाओगे? अभी आपको ये नहीं पता कि मेरी इनकम के ऊपर टैक्स कितना लगेगा। यूके के टैक्स रेट्स पता है कि आपको? 20, 40, 45, 20, 40, 45, 20% कब तक? 37,700 पाउंड। 20, 40, 45, आज पता लग गया। 20, 40, 45, 37,700 तक। अगर मेरी इनकम 37,700 पाउंड है तो कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 37,700 से ऊपर गई तो एक्स्ट्रा पे कितना लगेगा? 40। और 1.5 लाख से ऊपर चलेगी तो 45। अभी वो ये अच्छा, एक और मस्त बात, ये सब एग्जाम में गिवन होगा। आपको टैक्स रेट और स्लैब्स याद नहीं करने हैं। टैक्स रेट्स और उनके स्लैब रेट सारे के सारे एग्जाम में आपको गिवन होंगे। आपकी बात समझ? दूसरे पे आ जाते हैं सीजीटी। सीजीटी की फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल गेन टैक्स। बताओ इसके बारे में कुछ, सीजीटी के बारे में कौन जानता है कुछ? प्रॉपर्टी की उसको बेच दी जो भी उसको गेन हो, उस पर जो गेन हो कैपिटल टैक्स। कभी कभी देखो इसके भी हो सकता है, शेयर्स बेचे तो बात पीछे। देखो दूसरा सीजीटी, कैपिटल गेन टैक्स। देखो सीजीटी आपका तब लगता है जब आप इनकम ना कमाओ, आपको कोई गेन हो जाए तब सीजीटी लगता है। जैसे मैंने किसी की फोटो खरीदी, किसी की तस्वीर खरीदी, मैं म्यूजियम में गया, वहां पे मुझे किसी की तस्वीर पसंद आ गई, कोई बहुत सुंदर मॉडल थी वहां पे, तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया। तो वो मैंने फोटो रखी। अब वो फोटो मैंने 3 साल 4 साल अपने पास रखी, 3-4 साल उसको डेली देखता था। फिर उसकी शादी हो गई थी, तो अब मैंने सोचा कि ठीक है अभी 3-4 साल इस फोटो को अपन देखते हैं डेली,
अब इसको सेल आउट कर देते हैं। अब कोई चांस तो रही नहीं, हमारे सब चांस चले गए, तो हमने वो फोटो अब क्या कर दी, सेल आउट कर दी। ये देखो इस वक्त जो मुझे गेन हुआ है ना, मैंने जो फोटो को खरीदा था वो बिजनेस पर्पज से खरीदा था, इंटेंशन। अच्छा मैं फोटो खरीद के बेचता हूँ, फोटो खरीद के बेचता हूँ, तो वो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग इनकम, इनकम टैक्स में। बट यहाँ मेरा फोटो खरीद के बेचने का काम नहीं है, मेरी इंटेंशन क्या थी, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, प्लेजर के लिए उसको मैं होल्ड करता था। हंसिए मत, ऐसे ही वर्ड यूज करें हमारे इनकम टैक्स। तो वो हमें उसको फोटो को अपन ने रखा 2-3 साल और उसके बाद उसको बेच दिया। बच्चों ये जो मुझे गेन हुआ, मान लो मैंने फोटो ली थी 10 करोड़ की और जो मैंने बेची 15 करोड़ की, जो 5 करोड़ का मेरे को बेनिफिट हुआ वो मेरा क्या आ जाएगा, सीजीटी, कैपिटल गेन टैक्स। और वो कहाँ टैक्स होगा, सीजीटी, इनकम टैक्स में नहीं जाएगा। तो सर ये सीजीटी के टैक्सेशन अलग टाइप की इनकम पे लगते हैं, स्पेशल इनकम्स होती हैं, कभी कभी होने वाली। रेगुलर नेचर की इनकम तो यहाँ आ जाएंगी, रेवेन्यू नेचर। जो आप कैपिटल पढ़ते हो ना, कैपिटल गेन और रेवेन्यू गेन, ये अकाउंट्स में जो पढ़ते हो ना, एक होता है रेवेन्यू इनकम और एक होती है कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम यहाँ आती है और रेवेन्यू इनकम कहाँ आती है, इनकम टैक्स। तीसरा कॉर्पोरेशन, इसके सीजीटी के रेट्स होते हैं आपके अलग, रेट होते हैं सीजीटी के 10%, 20%, या आपका रेट होता है 18%, 28%। सीजीटी में 10%, 20% या 18%, 28% रेट चलता है। बट अभी रहने दो, रेट्स के ऊपर अपन को डिस्कशन नहीं करना है। इनकम टैक्स के रेट्स आपके, सॉरी सीजीटी के रेट्स भी आपको अलग से आएंगे, बात करेंगे। अगर मैंने ज्यादा में खरीदी थी और कम में बेची तब तो मुझे कैपिटल गेन होगा क्या? ज्यादा में खरीदी और कम में बेची तब कैपिटल लॉस होगा। डिपेंड करता है, तुम लॉस ना मानो उसको, तो होता है ना कि कितना भी लुटा देंगे तुम्हारे। ठीक है, सर जैकपॉट भी इसमें ही आता है। जैकपॉट लग जाए सर लगता तो है बाहर कितने कैसीनो होते हैं, तो जैकपॉट जब लगता है तो विनिंग इनकम, लॉटरी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। विनिंग इनकम, लॉटरी इनकम, जैकपॉट्स, जैसे बात करी हमारे भाई ने। देखो ये सारे क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट क्यों होते हैं, क्यों, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं चाहिए। विनिंग से, लॉटरी से तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट को क्या मतलब। और विनिंग इलीगल तो है ही नहीं। आप गोवा में जाके कैसीनो गए हो हर्ष, नहीं गए, ये क्या होता है। तो जवाब दो ना तो सोच सोच लो। बाहर से देख के आ गया। तो आप देखते हो हर तरीके की गैम्बलिंग इलीगल नहीं है, तो कई गैम्बलिंग हमारी लीगल है। आजकल होता है ना ड्रीम 11 पे सट्टा लगाते हैं और ये सब, तो कई सारी ऑथराइज गैम्बलिंग है। इन सब गैम्बलिंग से अगर आपकी कोई कमाई होती है, इंडिया के अंदर टैक्स होती है हाईएस्ट रेट पे, 30% के रेट पे, बट यूके में ये एग्जेम्प्ट कर देते। तो उसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है। यूके वाले कहते हैं कि अगर मैं इनकम टैक्स करूंगा ना तो लॉस को भी अलाउ करूंगा, अगर मैं इनकम टैक्स करूंगा तो लॉस को भी अलाउ करूंगा। अब विनिंग में जीतता तो एक है, हारते तो कई सारे हैं। आप एक से इनकम कमा लोगे, बाकी सब जो लॉस करेंगे उनका भी तो आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो एंड में गवर्नमेंट के लिए जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। बट हमारे इंडिया वाले ऐसे नहीं, इनकम को टैक्स कर देते हैं, लॉस कहते फाड़ देगा। वी डोंट नो यू। आप सट्टा मारते हो, बहुत बुरे लोग सट्टे करके हार जाते हो, जो जीतता है वही हमारा जवाई है। आओ 30% पे टैक्स, बात समझ आती है। सीजीटी, इसके बाद कौन सी बात कर रहे थे हम, तीसरा कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स हमारा लगता है कंपनीज के ऊपर। अगर कोई कंपनी फॉर्म में काम करता है, देखो 3 फॉर्म में एक इंसान काम कर सकता है, एज एन सोल प्रोप्राइटर, एज एन पार्टनरशिप, और तीसरा कंपनी फॉर्म। अगर मैं कंपनी फॉर्म में काम करता हूं तो मेरे पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को अकेले काम करना चाहिए या कंपनी बना के काम करना चाहिए। तो इसका आंसर आप कैसे करोगे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, जिसमें कम टैक्स, या दोनों में से जिसमें उसकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही होगी, दोनों के प्रोविजन चेक करोगे, उसकी इनकम देखोगे, और जहां उसको मैक्सिमम बेनिफिट आ रहा होगा वो उसे आप रिकमेंड करोगे। फाइनली इनहेरिटेंस टैक्स, ये समझे कुछ Yes, sir. क्या,
जब कोई मिल जाती है तो हमको उल्पेन या लेगेसी मिल जाती है अपने बड़े। देखो टैक्स आपका जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद। मान लो आप अपने पोतों को, आगे आपके जो आएंगे आने वाले पोते बच्चे, उसको कुछ ट्रांसफर करके निकल जाते हो इस दुनिया से, तो आप तो चले गए बट आपकी प्रॉपर्टी उनके पास जा रही है, उस पर भी टैक्स लगता है। वेल्थ टैक्स या ट्रांसफर टैक्स कहते हैं उसे, इनहेरिटेंस टैक्स। आपने अगर 10 करोड़ की, आपने अपने बंगले बनाए अपनी जिंदगी में, आपने कोठियां बनाई, आपने कई प्रॉपर्टी बनाई, अब वो सारी प्रॉपर्टी कहाँ जाएंगी? आपके बच्चों को जाएंगी। तो वो जो ट्रांसफर हो रहा है इनहेरिटेंस टैक्स, उस पर भी टैक्स लगता है। काफी अच्छा टॉपिक है इनहेरिटेंस टैक्स। 10 मार्क्स तक का टेस्ट, उसके अलग प्रोविजन है। मरने से पहले 7 साल के अंदर मर जाता है। नहीं, बार बार कैसे मारोगे? जितना हो मर, एक ही बार लगेगा, उसकी मत टेंशन लो। इनहेरिटेंस टैक्स और फाइनली वैट। अब नोट कर लो एक बार। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में आएगी नॉर्मल। नोट कर लो बच्चे। देखो हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम और टैक्स रेट। इनकम टैक्स में 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम और टैक्स रेट। इनकम अपनी अभी अपने डिस्कस करी। एक हो सकती है ट्रेडिंग इनकम, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम भी कहते हैं, ट्रेडिंग इनकम। दूसरी आपकी हो सकती है एम्प्लॉयमेंट इनकम। आपकी फिर हो सकती है प्रॉपर्टी इनकम। आपकी फिर हो सकती है सेविंग इनकम, जिसको इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं हम। मान लो मैंने एफडी करवा रखी है, एफडी पे मुझे इंटरेस्ट आता है। और डिविडेंड इनकम, मैंने कहीं किसी कंपनी में इक्विटी लगा रखा है, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे मुझे कुछ कमाई आती है, तो उसे डिविडेंड इनकम बोलते हैं। अब मैं टैक्स की टर्मिनोलॉजी भी साथ साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम और प्रॉपर्टी इनकम। ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम और प्रॉपर्टी इनकम को तीनों को मिला के एक नाम बोला जाता है टैक्स में, नॉन सेविंग इनकम, एनएसआई, नॉन सेविंग इनकम। तो 3 तरीके की इनकम हो गई। 3 तरीके की कौन सी इनकम हो गई? पहली नॉन सेविंग इनकम, दूसरी सेविंग इनकम और तीसरी डिविडेंड इनकम। वेरी गुड। देखो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जैसा मैं करा रहा हूँ बस करते जाना, साथ साथ थोड़ा पढ़ते रहो। देखो पढ़ाई है, कभी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी बोरिंग है, बट आपको तो टाइम 2-3 साल ही लगाने हैं। पढ़ने का अपन सबका पर्पस तो क्या है? अच्छी जॉब पाना, अच्छी शादी हो जाए, अच्छा सा फैमिली सेट हो जाए। तो ये 2-3 साल आपको जो इन्वेस्ट करना है, ये आपको अपने फ्यूचर के लिए करना है, मम्मी पापा के लिए, किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेके क्लासेस के साथ साथ सीरियस रहना। टैक्स रेट, टैक्स रेट्स में अभी तो मैं टैक्स रेट को ज्यादा आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। टैक्स रेट में एक लाइन लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूं, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम have different tax rate, different level of income have different
टैक्स रेट, और दूसरा पॉइंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम हैव डिफरेंट टैक्स रेट। ये दो लाइन लिख लो, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम हैव डिफरेंट टैक्स रेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम हैव डिफरेंट टैक्स रेट। क्या मतलब हुआ इन दोनों लाइनों का? कौन समझाएगा? इनकम की लेवल पे टैक्स रेट चेंज होता है और इनकम की टाइप पे टैक्स रेट चेंज होता है। टैक्स रेट जो इनकम पे लगते हैं ना वो सेम नहीं है। अगर आपकी इनकम का लेवल बढ़ जाता है, देखो मैं इनकम हूं, मेरी इनकम लेट्स से 40,000 पाउंड अ ईयर है, आपकी इनकम लेट्स से 60,000 पाउंड अ ईयर है, मेरी इनकम पे और आपकी इनकम पे टैक्स सेम नहीं लगेगा। तो ये तो हो गया लेवल, और टाइप का भी फर्क है। मैं कमाता हूँ सैलरी से, आप कमाते हो बिजनेस से, तो सैलरी वाले का टैक्स डिफरेंट हो सकता है, बिजनेस वाले का डिफरेंट हो सकता है। मतलब कैसे डिफरेंस अभी पढ़ाया नहीं है, सेम भी हो सकता है। आपकी नॉन सेविंग इनकम है, नॉन सेविंग इनकम पे सबके लिए सेम है। आपकी सेविंग इनकम है, डिविडेंड इनकम है, तो उस पे अलग है सेविंग इनकम और डिविडेंड इनकम पे। देखो अब सबसे पहले, अब जो मैं आपको स्टार्ट दे रहा हूं फॉर्मेट इनकम टैक्स को निकालने की। अब आपको सबसे पहले क्या दे रहा है? बीज मंत्र, गुरु मंत्र के सबसे पहले आपको इनकम टैक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो भी आपको क्या यूज करना है? इस फॉर्मेट को एक्सेल पे, इस फॉर्मेट को बनाना भी इसी फॉर्मेट को एक्सेल पे बनाना है। तो देखो जरा फॉर्मेट नोट करो, फॉर्मेट लिंक करते जाओ। सबसे पहले एनएसआई, मैंने मेरे साथ नोट भी करते जाओ, अभी समझा भी दूंगा, पहले नोट कर लो सिर्फ। एसआई डीआई, कोई ये नहीं पूछेगा सर ये क्या लिख दिया शॉर्ट में, एनएसआई एसआई डीआई। किसी के मन में सवाल ये आ रहा है? आया किसी? आप बताओगे ना। तो नहीं आ रहा। मैं बता चुका हूं इसलिए नहीं आ रहा। एनएसआई नॉन सेविंग इनकम, एसआई सेविंग इनकम और डीआई डिविडेंड इनकम। बहुत दूर तक जाएगा तुम्हारा मेरा रिश्ता। एनएसआई एसआई और डीआई टोटल। पहले लिखोगे यहाँ पे ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम और फिर प्रॉपर्टी इनकम। सारी एनएसआई इनकम जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ इसी फॉर्मेट में लिखना है। किस ये सारी किस कॉलम में आएंगी? एनएसआई। वेरी गुड, क्या बात है। ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम। इसके बाद सेविंग इनकम, यानी कोई भी आपको बैंक से इंटरेस्ट इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम ही लिख लो, क्या सेविंग इनकम लिखना। किस साइड लिखेंगे इसको? एसआई के कॉलम। कोई डिविडेंड इनकम होती है वो लास्ट में लिखी जाती है, वो कौन से कॉलम में लिखी जाएगी? डिविडेंड इनकम डी। अब लिखोगे टोटल इनकम, इन सब का टोटल करके जो ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखवा रहा हूं, अभी आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए। टोटल इनकम अब टोटल वाले कॉलम में भी लिख लोगे। ये वाला टोटल किसका है? एनएसआई का टोटल, ये वाला टोटल एसआई, फिर डीआई का, और लास्ट में तीनों का टोटल। लिखा? अब बच्चों जी सबसे पहले एक रिबेट मिलता है, इनकम टैक्स में एक रिबेट मिलता है। ये तो आपने टोटल इनकम निकाल ली सामने वाले की, बट ऐसे नहीं है कि सीधा उसकी इनकम पे उसकी कुटाई शुरू हो जाएगी। एक रिबेट मिलता है। कितना रिबेट मिलता है? 12,500 का रिबेट था पिछले साल तक। टैक्स में अमेंडमेंट आ जाती है, तो इस बार अमेंड होके कितना हो गया? 12,570। ये छोटी मोटी रहती है अमेंडमेंट। पर्सनल अलाउंस 12,570 का। अच्छा, अब एक सवाल मन में आया, टोटल इनकम में से पर्सनल, हाँ आ गया? देखते हैं तुम्हारा मेरा सवाल मैच करता है नहीं करता। टोटल इनकम लिखा,
और पर्सनल अलाउंस माइनस किया एनएसआई कॉलम से, बताओ बेटा, लिख लिया पर्सनल अलाउंस एनएसआई वाले कॉलम से 12,570। अच्छा बताओ क्या सवाल मन में आ रहा है? मतलब मैंने एनएसआई के कॉलम में ही पर्सनल अलाउंस को क्यों लिखा, यस ये सवाल मन में आता है। और दूसरा सवाल मन में ये आना चाहिए कि अगर सर एनएसआई का कॉलम 12,570 को पूरा कंज्यूम नहीं कर पाता तब क्या होगा? मान लो मेरी नॉन सेविंग इनकम कितनी है 10,000 और मेरा पर्सनल अलाउंस कितना है, तो जो 2,570 बचा वो कहाँ चला जाएगा? अगली। और ये भी मान लो 1,000 है तो जो बचा वो कहाँ चला जाएगा? अगली में। तो ध्यान रखना पर्सनल अलाउंस हमेशा हमेशा, अभी के लिए रख लो, लॉजिक वैसे इसका इतना सा है, एनएसआई पे सबसे ज्यादा टैक्स रेट लगता है, एनएसआई टैक्स रेट हाईएस्ट रेट, तो आप सबसे पहले रिबेट कौन सी इनकम को देना चाहोगे? एनएसआई को। आप सबसे पहले उस इनकम को कम करना चाहोगे ना जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स होती है, और आपका एनएसआई सबसे बड़े लेवल पे टैक्स होता है, इसलिए पर्सनल अलाउंस सबसे पहले एनएसआई से जाता है, फिर कुछ बच जाता है तो एसआई से, फिर कुछ बच जाता है तो डीआई से। एक नोट लिख लो इसको, अभी रुक गया, पहले फॉर्मेट कंप्लीट कर ले। इसको माइनस करके जो आएगा वो आएगा आपका टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, इसको सर्कल करना, ये जो मैंने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सर्कल करना है, इसको जो मैं सर्कल किया। टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब एक थोड़ा स्पेस छोड़ के नोट डालना, अभी ऊपर कुछ लिखना है, पहला नोट डालो, डिडक्शन ऑफ पीए। पीए क्या है सर? पर्सनल अलाउंस। पीए इज फर्स्ट फ्रॉम एनएसआई, देन एसआई एंड देन डीआई। बस इतना लिख लो अभी के लिए। पर्सनल अलाउंस का अमाउंट 12,570, बड़ा अजीब सा अमाउंट कर दिया, इससे कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत हो जाती है। पहले राउंडिंग फिगर था 12,500 का, पता नहीं 70 रुपए बढ़ा के क्या मजा आया उन्हें, बड़ा एडिशनल बेनिफिट दे दिया उन्होंने कि थोड़ा कैलकुलेशन में परेशान हो जाए, एसीसी का काम बढ़ जाए। डिडक्शन ऑफ पर्सनल अलाउंस इज फर्स्ट फ्रॉम एनएसआई, देन एसआई एंड फ्रॉम डी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इनकम टैक्स में 3 तरीके का स्टेटस होता है। इनकम टैक्स पेयर का 3 कैटेगरी में 3 तरीके का स्टेटस होता है, एक गरीब, एक ठीक ठाक और एक अमीर। एक है बेसिक रेट टैक्स पेयर, पहले वाले को क्या बोलते हैं? बेसिक रेट टैक्स पेयर। हालांकि वहां का गरीब भी यहाँ का हायर से अमीर है, अभी आप देखोगे तो पता लग जाएगा। तो बेसिक रेट टैक्स पेयर। दूसरा आपका कहलाता है हायर रेट टैक्स पेयर, और तीसरा कहलाता है एडिशनल रेट टैक्स पेयर। बेसिक रेट टैक्स पेयर, हायर रेट टैक्स पेयर और एडिशनल रेट टैक्स पेयर। सर कैसे डिसाइड करेंगे कोई बेसिक है, हायर, एडिशनल है? तो हमेशा इसको देखो, मान लो अगर किसी की इनकम 30,000 से ज्यादा है तो उसको मैं हायर बोलूंगा। तो 30,000 क्या देखना है, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम? टैक्सेबल इनकम का टोटल से हमेशा डिसाइड किया जाता है कि कोई बंदा बेसिक रेट टैक्स पेयर है, हायर रेट टैक्स पेयर है, एडिशनल रेट टैक्स पेयर है। अगर आपकी इनकम 25,000 पाउंड है तो आपको, मान लो आपकी इनकम 40,000 पाउंड है तो आप क्या हो? नहीं, आपका 12,570 का एग्जम्पशन मिल जाएगा। टैक्सेबल इनकम देखनी है, टोटल इनकम से डिसाइड नहीं करोगे बच्चों, हमेशा किससे डिसाइड करोगे? टैक्सेबल इनकम से। तो इसके नीचे लिख लो, टैक्सेबल इनकम से आप डिसाइड करोगे। आप तीनों में से कौन सा स्टेटस आता है? बेसिक हो, हायर हो, 3 ही हो सकते हैं, और एडिशनल हो। बताओ सबसे ज्यादा टैक्स किसको लगता होगा? एडिशनल वाला। आप बनना चाहोगे एडिशनल? यस अच्छा, फिर भी टैक्स लगने के बाद भी इनकम भी तो बेसिक, हायर और एडिशनल। देखो थोड़ा सा बेस डेवलप करो, बेस अपन स्लो ही लेके चलते हैं। किसी को अगर
समझ नहीं आ रहा तो प्लीज मुझसे पूछो। कोई डाउट अभी तक? पीछे कोई बच्चों को डाउट? यहाँ तक सब ठीक है? हाँ जैसे सर ये 12,570 हमें जो मिल रहा है पर्सनल अलाउंस, ये सर अनफोर्सीन है ना, कि चाहे ट्रेडिंग से कमा रहा हूँ, चाहे एम्प्लॉयमेंट से कमा रहा हूँ, चाहे प्रॉपर्टी से कमा रहा हूँ, उसके ऊपर ये तो नहीं है ना कि इससे कमा रहा है तो थोड़ा चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं है। अच्छा कॉमन डाउट। अरे 12,570 का फिक्स अमाउंट है पर्सनल अलाउंस। प्रोविजन की डेप्थनेस पे अभी जा ही क्यों रहे हो? प्रोविजन की डेप्थनेस पे मैं धीरे धीरे आऊंगा। पर्सनल अलाउंस सारे अभी तो सिर्फ बेसिक बात करिए, तुम तो इनसाइडर में चले गए। रुक जाओ। अच्छा टैक्स रेट ऑन NSI, हाँ बस इतने सा ही है ना। जिंदगी कितनी आसान है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन बस इसी फॉर्मेट पे आएगा, देखते हैं धीरे धीरे। टैक्स रेट ऑन NSI, ये गिवन होगा। मैं ब्रैकेट में गिवन लिख रहा हूं बट फिर भी नोट में लिखवा रहा हूं, अपन को तो याद हो जाएगा करते करते। अगर आपकी इनकम, आप अगर बेसिक हो 3 लिख लो पहले। आप बेसिक कहलाते हो कब हो? हायर हो या एडिशनल हो, तीनों में से कोई एक कैटेगरी हो सकता है। बेसिक कहलाता है 37,700 तक। 37,700 ही है ना? 37,700 पक्का? 37,500 से अमेंड होकर 37,700 ही है ना? 37,700। दूसरा 1,50,000, और अगर आप 1,50,000 से ज्यादा हो तो एडिशनल कहलाते हो। इस पे टैक्स लगेगा 20%, 40% और उसके बाद 45%। इसको नोट कर लो, मैं भी समझा भी दूंगा आपको। टैक्स रेट्स ऑन NSI, बेसिक, हायर और एडिशनल। बेसिक कितना? 20 कब तक बेसिक कहलाता है? 37,700। हायर क्या? 1,50,000। 40% पे टैक्स होगा, और उससे ऊपर क्या है? एडिशनल। एडिशनल को क्या टैक्स रेट होगा? एडिशनल का 45%। almost 50% of the income to tax is देखो अच्छा सवाल है। ये जो इनकम्स है ना, टैक्स तो बहुत ज्यादा है यूके पे, आप देख ही पा रहे हो 20, 40, 45, बट टैक्स रिग्रेसिव नहीं है। आपको मालूम है 37,700 साल का कितना इनकम हो गया? करना इसे कन्वर्ट इंडिया के हिसाब से 10 लाख गुरान गुणन ENY में है तो एग्जैक्टली बता सकता है। 37, देखो 37 से 40 लाख के आसपास ये इनकम बैठता है, 37 से 40 लाख के आसपास। तो उस हिसाब से 20% का टैक्स रेट उसको जा रहा है। और ये भी ना सब खर्चे वर्चे काट के है, इनकम इतनी आएगी नहीं। जो बिजनेस वाले होते हैं ना वो बहुत खर्चे डाल पाते हैं। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि 20-40% बची हुई इनकम पे जाता है, तो पहली सारी इनकम छुपा लेते हैं। टैक्स को बचाने के भी बहुत तरीके हैं। एक एग्जांपल करना, इसको लिखना, जरा कैलकुलेट करना। मिस्टर आनंदी, ये वहां की आनंदी है समझो, यूके की आनंदी। मिस्टर आनंदी दीक्षित ऑफ यूके has salary income of £62,500 per annum. Calculate tax. जरा निकालो, इसका टैक्स निकालो। और कैलकुलेटर आप सब क्लास में लाया करो प्लीज। जो बच्चे अभी हाथ नहीं लाए फोन पे कर सकते हैं कैलकुलेशन, बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास से कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में लेके आना। हाँ
हाँ 62। मिस्टर आनंदी दीक्षित, जिसको मिस्टर से कंफ्यूजन हो रही हो मिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मिस आनंदी दीक्षित ऑफ यूके है सैलरी इनकम ऑफ 62,500 पर एनम। आपको क्या निकालना है? जल्द से निकालिए टैक्स। प्रोविजन आपको बता चुका हूँ। आंसर नहीं बोलना, आंसर नहीं बोलना। आ गया। गुड गुड। मेरे पास क्या है? मैंने ले लिया। इसका 40%। वेरी गुड। बस एक गलती कर रहे हो, बाकी सब ठीक है, बताना मत कोई। सर और नहीं कैलकुलेट करना होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा। पाउंड में कैलकुलेट करना है। अच्छा, पाउंड को कन्वर्ट करके इंडिया में टैक्स नहीं देना है, कन्वर्ट नहीं करना है बच्चों। हाँ सर क्या है आंसर? आंसर अपना रखो, अभी मैं कैलकुलेट करूंगा इसको। इन सबको नहीं बोलना। सर ठीक किया, इसको बता दो। कौन सा? जो मैंने किया वो ठीक है? हाँ 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 सही है। एक गलती कर दी, बस बाकी सब ठीक है। और क्या करें? हो गया उसमें। पर नहीं, गलती हो चुकी है आपकी। सर मेरा भी सर कितना आया? 1242। सही है। 12 कर लिया सर ने ट्राई, देखो तो 10 गिरा बच्चे। देखो देखो देखो, अपन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में गलती होना और आपसे मेरे को ट्राई कराने का मकसद यही था कि आप खुद से ट्राई करके समझ सको करना कैसे। तो अब जरा देखो, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है जिससे नहीं हो रहा। छोटी छोटी गलतियां सभी ने करी है, एक दो बच्चों का ही करेक्ट आंसर है। देखो मैंने आपको फॉर्मेट बताई थी, आप में से किसी ने फॉर्मेट नहीं बनाई। NSI, SI और DI। आप अभी तो फॉर्मेट बनाओ ना, अभी आप मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हो। NSI, SI और DI। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सी इनकम दी हुई है? ट्रेडिंग इनकम कितनी लिखूं? 0, ये तो आएगी नहीं। और सैलरी इनकम हमें दी हुई है, कितने लिखूं? 62,500। इसको स्लैश कर दूं। अगला कौन सा आ गया? प्रॉपर्टी इनकम भी। सर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जस्ट फॉर यू, आप लोगों को जरूरी, आप लोग भी कितना ही करूंगा मैं बाद में, मेरे को भी आता है जल्दी से करना, बट थोड़ा सा टाइम लगाने दो अभी। प्रॉपर्टी इनकम 0,
अगला इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि जो आपने गलती करी है ना वो गलती नहीं होती, कईयों ने पर्सनल अलाउंस माइनस ही नहीं किया है, सीधा लगा दिया है। टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी आ गई इस बंदे की? 62,500 लेस 12,500 लेस पी कितना? 12,500 12,570 49,930 4930। 930 हाँ जी। आप में से किस किस ने पीए माइनस नहीं किया था? पे मैंने नहीं किया, ग्रीश या अखिल ने नहीं किया, सृष्टि ने नहीं किया, नहीं सर कर दिया बाकी सबने कर लिया था। अमन सर किया था बट अमाउंट अच्छा, ये बंदा इसका टोटल टैक्सेबल इनकम कितना हुआ, इसको क्या बोलेंगे? 499। क्या रेट है? 40%। मतलब क्या स्टेटस है? सॉरी, इसका स्टेटस क्या है? हाई, हायर रेट। अब कईयों को टैक्स में भी दिक्कत आई है। 4990 3700 तक कितना रेट है? बंदों ने पूरा इसी पे 20% लगा दिया। अरे आप पूरे 49,930 पे 20% कैसे लगा सकते हो? टैक्स इंक्रीमेंटल है। पहले 3700 तक कितना 20% कितना बना? 7540 7540 और बचा कितना बैलेंस? 12 230 40% 4892 48 total 12,432 टोटल कितना 12,432 किस किस का आया? 12432 नोट कर लो जल्दी से अच्छे से इसको। आप ये क्लास एग्जाम्पल है तो क्लास नोट में नोट करना है इसको। दोबारा समझा रहा हूँ बच्चों को, क्लास एग्जाम्पल क्लास नोट्स में आपको अच्छे से नोट करना है इसको, ताकि रिवीजन के वक्त ये नोट किया। एग्जाम्पल अपना सॉल्यूशन करने के बाद मेरा सॉल्यूशन नोट किया करो। अपना सॉल्यूशन करने के बाद मेरा सॉल्यूशन नोट करना। या रजिस्ट्रेशन में से बात करते थे तो टोटल पूरा करते हैं 37,700 तक 20 से होगी और उससे ऊपर आएगी तो 40 से। हार्ड कॉपी वो कुछ नहीं पता है, बात भी पढ़ते जाओ। जिंदगी कितनी बची किसको पता। लिखो टैक्सेशन ऑफ सेविंग इनकम। बताओ सेविंग इनकम लिखते ही ये भी घबरा गया। चाहता है ब्रेक दे दो हमें 5 मिनट का दे दो सर। थोड़ी देर की दे दो थोड़ा थोड़ी देर 10 मिनट का 5 मिनट की दे दो नेगोशिएट कर क्लास खत्म चुप रहे। बातें नहीं, आवाजें आनी थी तुम लोग की, बात मेरी सुनो। अभी साइलेंट। टैक्सेशन ऑफ सेविंग इनकम। सेविंग इनकम की टैक्सेशन पढ़ने जा रहे हैं कि सेविंग इनकम को कैसे टैक्स करते हैं। अभी तक आपने किसकी टैक्सेशन सीखी है? एनएसआई की टैक्सेशन कौन बताएगा? आप में से कौन बता सकता है सब? एनएसआई की क्या टैक्सेशन है अमन? पहले 12,570 का डिडक्शन देंगे पर्सनल अलाउंस का, फिर
150 40%. 150 या 3700 से ऊपर और 150 तक, 3700 से ऊपर और 150 तक जो डिफरेंस है 1,12,300, वो कितने में टैक्स होगा? और उससे ऊपर जो बची हुई इनकम है वो सारी इतनी सी टैक्सेशन। इसी पे सारा टाइम स्पेंड किया है। अब देखो प्लस माइनस ये मैथमेटिक्स है, जिसकी वीक है, कई बच्चों की ये भी वीक होती है, उनको नहीं समझ आ रहा होता, और आपकी गलती नहीं है। आपको इसको घर पे थोड़ा सा टाइम दो प्लीज। क्लास कोर्स मेरे पास बहुत है, मैं इसमें और भी टाइम लगा सकता हूँ, बट कोई फायदा नहीं है, मेरे को आगे आगे रश करना पड़ेगा। तो इस वजह से अभी ध्यान रखो, टैक्सेशन ऑफ सेविंग इनकम। सेविंग इनकम की टैक्सेशन कैसे करें? सेविंग इनकम होती क्या? इंटरेस्ट इनकम। हमारे कोर्स में अभी के लिए सेविंग इनकम का मतलब क्या है? इंटरेस्ट इनकम। कहता है इंटरेस्ट इनकम कोई क्यों कमाता है? जनरली इंटरेस्ट इनकम कोई क्यों कमाता है? अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तभी इंटरेस्ट इनकम आती है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पे कोई सैलरी इनकम नहीं है, मैं कोई बिजनेस नहीं करता, ना मेरे पे कोई सैलरी इनकम है, ना कोई मैं बिजनेस करता हूँ, ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मेरे पास सिर्फ इंटरेस्ट इनकम। $8,000 की, 8,000 पाउंड की इंटरेस्ट इनकम आती है। बताओ गवर्नमेंट को मेरे लिए कुछ करना चाहिए? अब बताओ मैं किस टाइप का पर्सन हूँ जिसके सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तीनों इनकम नहीं है? ओल्ड एज। मजे मतलब बात मतलब तो अगर मैं अराउंड 60 प्लस हूँ, वैसे रियल में हूँ, तो 60 अगर 60 प्लस मैं हूँ और मेरे को गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ, मेरी लाइवलीहुड किस पे डिपेंड करती है? ना मैं आज की डेट में किसी के यहाँ जॉब कर सकता, ना मैं बिजनेस करने का, स्टैमिना गिर जाता है आफ्टर 60, यू अंडरस्टैंड। तो अब मैं क्या नहीं कर सकता, तो अब मेरे को क्या इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, तो गवर्नमेंट कहता है कि 5,000 तक इंटरेस्ट इनकम पे 0%, 5,000 तक इंटरेस्ट इनकम पे 0%। दोबारा गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके पास नॉन सेविंग इनकम नहीं है, आपके पास कोई नॉन सेविंग इनकम नहीं है, तो हम आपको 5,000 तक इंटरेस्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। अच्छा ये 5,000 की जो रिबेट है 12,570 के बाद है पहले? ये बाद में है, पहले 12,570 तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके बाद मेरे को क्या देखना है? 5,000। अब देखो अगर मेरी NSI $1,000 है तो इंटरेस्ट इनकम कितनी हो जाएगी? 4,000। NSI 2,000 है तो इंटरेस्ट इनकम एग्जैक्ट कितनी हो जाएगी? 3,000। अगर मेरी 4,000 NSI है तो इंटरेस्ट इनकम एग्जाम कितनी हो जाएगी? और मेरी NSI 5,000 है तो इंटरेस्ट इनकम एग्जाम कितनी हो जाएगी? हो गया कंफ्यूज? सर एक बात बताओ सर, एक तरफ आप कह रहे हो मैं ओल्ड एज हूँ, काम नहीं कर सकता, और मेरी कोई NSI इनकम नहीं है, फिर आप ये कह रहे हो कि NSI इनकम मेरी बढ़ रही है और वहाँ पे आप बुक कर रहे हो, तो आप कैसे ले सकते हो सर? उसके अंदर 5,000 रुपए का आप ले नहीं सकते वेट कर रहे हैं सर हम आपके रिप्लाई का। ठीक है, मेरे से गलती हो देखो एग्जाम्पल गलत ले लिया मैं मेरी अगर NSI इनकम नहीं है, अगर मेरी NSI इनकम नहीं है तो इंटरेस्ट इनकम में रिबेट कितने की है? अगर इंटरेस्ट NSI 0 तो इंटरेस्ट इनकम में रिबेट 5,000 की, NSI 1,000 तो इंटरेस्ट इनकम में रिबेट 4,000 की। NSI जैसे से बढ़ती जाएगी रिबेट कम होती जाएगी। अगर NSI 1,000 तो रिबेट 4,000। मैक्सिमम रिबेट कितनी है? 5,000। NSI 2,000 रिबेट 3,000। NSI 5,000 रिबेट 0। सर जो रिबेट उधर 3,000 का बोल रहे हैं NSI में, लेकिन वो उधर मिलता नहीं है एक्चुअली। मतलब 2,000 बोल रहे हैं NSI में, अगर 2,000 NSI है, NSI में रिबेट तो ही नहीं ना, NSI तो इनकम है। उसको सिर्फ हम दिखा रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली मिल नहीं रहा है NSI। रिबेट का तो कोई मतलब ही नहीं आया NSI में। मतलब NSI इनकम है, अगर मेरी NSI इनकम 2,000 की है वो तो टैक्स तो होगी ना। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम NSI 2,000 है तो मुझे इंटरेस्ट इनकम में रिबेट कितना मिलेगा?
300। अभी खत्म नहीं हुई है सेविंग इनकम का, मैं जो कह रहा था ना मुश्किल पार्ट, वो आना बाकी है, ये इजी पार्ट था उसका। अभी देखो इसमें 3 हेडिंग बनाओ। 0%, तीन तरीके से टैक्स होता है ये। 0% स्टार्टिंग रेट ऑफ टैक्स, दूसरा नील रेट बैंड, और फाइनली नॉर्मल। मैं कई एग्जांपल कराऊंगा इसलिए घबराना मत, दिलों को थाम के रखिए। बैंड 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 बाजा, BAND। हाँ, फिर नॉर्मल टैक्स रेट। आप लोग नॉर्मल हो। 0% स्टार्टिंग रेट ऑफ टैक्स, दूसरा नील रेट बैंड, और तीसरा नॉर्मल टैक्स रेट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है अपन को गुस्सा आ जाता है, थोड़ा गुस्सा आए तो काउंटिंग करिए, रिलैक्स करिए। 0% स्टार्टिंग रेट ऑफ टैक्स, इसके लिए लिखिए अप टू 5,000 पाउंड सब्जेक्ट टू NSI। 0% स्टार्टिंग रेट ऑफ टैक्स होगा 5,000 पाउंड तक, बट सब्जेक्ट टू, अधीन रहते हुए, NSI के अधीन रहते हुए। अप टू 5,000 सब्जेक्ट टू NSI। किसी बंदे की NSI नहीं है तो पूरा 5,000, बट अगर जैसे NSI पिक्चर में एंटर करेगा, NSI विलन है, NSI हीरो की इंपॉर्टेंस को गिराता है। तो जैसे ही ये विलन एंट्री लेगा, जब तक मैं ओल्ड एज था ये विलन मेरी लाइफ में नहीं था, बट कभी कभी ओल्ड एज में भी लोग धंधा कर लेते हैं। मैगडी वाला नहीं, तो KFC अप टू 5,000 सब्जेक्ट टू NSI। वो एग्जांपल्स, वो चीजें एग्जांपल में क्लेरिफाई, वो चीजें एग्जांपल में क्लेरिफाई होंगी, तो मैं भी उसमें पॉइंट नहीं बोल रेज कर सकता, भी रुक जाओ। नील रेट बैंड में दूसरा लिखो। अब तीन में से कौन सी कैटेगरी हो? बेसिक हो, बेसिक, हायर और एडिशनल। अगर बच्चा आप बेसिक हो तो 1,000 पाउंड, हायर हो तो 500 पाउंड का एडिशनल बेनिफिट, और एडिशनल हो तो अब क्या बेनिफिट? 0। और उसके बाद भी आपकी इंटरेस्ट इनकम बचती है तो 20%, 40% और 45 नॉर्मल रूल अप्लाई हो जाएगा। ये पूरा प्रोविजन है, समझ आ गया आपको अच्छे से? वेरी गुड। अप टू 5,000 सब्जेक्ट टू NSI। नील रेट बैंड, बेसिक को 1000 ऑफ मिलेगा, हायर को कितना ऑफ मिलेगा? 500 का, और एडिशनल को 0 खाली। और अगर आप उसके बाद भी आपकी इनकम बच जाती है तो वही नॉर्मल टैक्स रेट। मैं एक सिंपल से एग्जांपल से इस बात को पूरे को समझाने की कोशिश करता हूँ। भूल जाओ PA नहीं है, अभी क्या मानो PA नहीं है। मेरी इंटरेस्ट इनकम है $13,000, सॉरी बार बार डॉलर निकल रहा है, हम यूके में 13,000 पाउंड। मेरी कितनी इनकम है? 13,000 पाउंड। इसकी टैक्सेशन बताओ मुझे प्लीज, टैक्सेशन बताओ 13,000 पाउंड के इंटरेस्ट इनकम। इन तीनों को रूल को लगा, बाकी बच्चे सोचो, किसी भी पूछ सकता हूँ मैं, जितनों के नाम याद है, वो जिनके नहीं पता वो बच्चे में। 13,000 पाउंड की टैक्सेशन नहीं बता पाओगे ग्रीश? कोई बात नहीं, अगर नहीं बता पाओगे तो मैं मूव ऑन करता हूँ। नहीं बता तो 12,570 तो माइनस करेंगे बेटा, PA। आँख खोल के क्यों सोते हो? अभी बोला PA नहीं पीनी चाहिए इस टाइम पे। पर्सनल अलाउंस 12,570 का नहीं है। अब 5,000 पे टैक्सेशन नहीं लगेगी। अब जो रिमेनिंग होगा उस पे बेसिक है तो 1000 रहेगा। 1000 का ऑफ और मिल जाएगा, हाँ तो 5,000 का तो लगेगी नहीं, और एक और ऑफ मिल गया 1000 का, तो इनकम कितनी बची? 7,000 और 7,000 कितने पे टैक्स निकाल दिया तुमने? वेरी गुड।
मेरे को पता नहीं वो तो करने क्योंकि वो क्या हमें जितना भी है 13,000 में से 5,000 तुमने माइनस कर दिए, 1,000 का और दे दिया, 7,000 बचा। 7,000 का 10% कितना होता है? 700, तो 20% 1,400। बिल्कुल ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? एक एग्जांपल लिखो। सर अगर ज्यादा होता 5,000 माइनस करने के बाद भी अगर 3700 से ऊपर होता फिर क्या होता? 5,000 माइनस करने के बाद 13,000 में क्या करते हो समझ आ गया? अभी जो 13,000 वाला एग्जांपल लिया उसमें समझ आ गया ना? बाकी क्या करते, रुक जाओ उसके। ट्रेडिंग प्रॉफिट 27,500, बैंक इंटरेस्ट 10,000। कैलकुलेट करो, जल्दी कैलकुलेट करो इसके लिए। ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग प्रॉफिट पे ट्रस्ट पे नहीं लगेगा। वो पूरे चला गया 12-5 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका टेंशन रखो। ट्रेडिंग प्रॉफिट है, हाँ सब नॉर्मल टू लगाने, पीएमवी सब माइनस करना, अपना फॉर्मेट बना के करो तो कोशिश करो। ट्रेडिंग प्रॉफिट इज वैल्यू, दो इनकम इस बार मेरी दो इनकम कौन कौन सी सब्जेक्ट टू पाँच और 1,000 अगर ये 5,000 से होता तो 800 सेविंग 5,000 तो लेंगे NSI नहीं है हमारे पास तो क्या हो गया अगर NSI अगर 5,000 से कम है तो उधर जाता है। NSI ये हमारा ज्यादा हो रहा है 5,000 से ऊपर हो रहा है हाँ ये पॉइंट होता है पर तो सेविंग इनकम सेविंग के लिए लाइन खरीद के 5,000 का सब्जेक्ट अगर NSI हमारा कितना है NSI 5,000 से ज्यादा तो नहीं है। नहीं NSI 14,930 आ रहा है 20% लगेगा तो 18,000 नहीं सर 5,000 का रिबेट मिलेगा इसमें नहीं अरे ये चीज तो खुद सोचनी है। नहीं मिलेगा, क्या पता मिल भी जाए। नहीं मिलेगा क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा होता है ना 4786 तुमने डायरेक्ट ऑलरेडी टैक्स लगा दिया सही है अभी 37 से तो नीचे
Four seven eight six. चलो फाइव से बोला था स्टार्ट हमारे कर दिया सर 4786 इनसे डाल सकता है बताओ किस किस को मुश्किल लग रहा है वाला क्वेश्चन? एक बच्चे को और आंसर क्या है? आंसर बेटा मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सनसेट बैकग्राउंड पे लगा आपकी फोटो पे सनसेट बैकग्राउंड देखो 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 ट्रेडिंग प्रॉफिट 27,500, बैंक इंटरेस्ट 10,000। पहले तो इस वाले क्वेश्चन में मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज फॉलो फॉर्मेट। जिन बच्चों ने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया होगा इस क्वेश्चन में वहां पे गलती और भी ज्यादा हो जाएंगी। एनएसआई, एसआई और डीआई पूरा नहीं, बस रेलेवेंट चीजें लिख लो। सैलरी इनकम, ट्रेडिंग प्रॉफिट था, ट्रेडिंग इनकम एनएसआई में ही आती है। कितनी? 27,500। इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 10,000। टोटल इनकम 27,500 और 10,000। इसमें से पीए माइनस करेंगे पर्सनल अलाउंस कितना? ये आ जाएगा। अब फॉर्मेट ना कईयों ने गलत किया है इस क्वेश्चन को करने का। अब मेरा फॉर्मेट नोट करना, मैंने जैसे किया, कईयों ने आंसर सही निकाला है, तरीका गलत है। यहाँ पे 10,000 रुपए लिखोगे पूरे। अभी से आपको बैंड का एक ऑफ नहीं देना है। और सबसे पहले ये बंदा कौन से रेट का टैक्स पेयर है? बेसिक। सबसे पहले एनएसआई टैक्स होगी। अब देखो टैक्स करने का तरीका, प्लीज नोट। 14,930 लिखा मैंने, इस पे कितना टैक्स लगाऊंगा पूरे पे? 20%। बताओ टैक्स बताओ जल्दी से। 2986। अगली आई सेविंग इनकम, ऐसे लिखोगे सेविंग इनकम। अच्छा सेविंग इनकम कितनी है? 10,000। पहले सबसे पहले चेक करोगे क्या 5,000 वाला बैंड मिलेगा इस बंदे को? क्यों नहीं दे रहे? नो 0%। तो इसको ये वाला फायदा नहीं। सेकंड फायदा देखते हैं, क्या 1,000 वाला फायदा मिलेगा इसको? बेसिक का बंदा है और बेसिक को कितना ऑफ मिलता है? 1,000। तो 1,000 पे 0% टैक्स लगेगा। तो इसकी 10,000 में से 1,000 की इनकम पे टैक्स कितना बना? 0। अब 9,000 बचा। अब यहाँ पे ये जो बची हुई 9,000 है, ध्यान समझना, इस बची हुई 9,000 पे नॉर्मल रेट पे टैक्स करना है। ये 9,000 कौन से बैंड में आ रही है? बेसिक बैंड कितना बचा हुआ? बेसिक बैंड कितना बचा हुआ? -37,700 माइनस 14,930। 2277 कौन बता पाएगा? ये क्वेश्चन समझे? बेसिक बैंड कितना बचा हुआ है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मैंने। 22,770। अगर बाहर होता तो फिर 14,930। देखो बात सुनो, 37,700 का बैंड मिलता है। कितना यूज हो गया? 14। और ये 1,000 का जो ऑफ देते हो ना, इससे भी क्या मानते हैं? बैंड यूज मानते हैं। डबल ऑफ नहीं दोगे। 1,000 का ऑफ यहाँ भी दे दोगे और बैंड भी बढ़ा दोगे नहीं। इस 1,000 के ऑफ से भी अपन बैंड को हमेशा कम करेंगे। तो ये इस 1,000 के ऑफ ने भी बैंड को यूज किया है। तो अब बैंड कितना बचा? 21,000। अब इस बंदे की 21,770 तक की इनकम, अगर इसकी इंटरेस्ट इनकम 21,770 से ज्यादा होती फिर वो हायर पे चली जाती बची हुई। ये होता है, बैंड को भी साथ साथ लेके चलना पड़ता है इस टॉपिक में। तो 21,770
9,000 को कितने पे टैक्स करूंगा? 21,770 के अंदर आ रहा है 20%। अब बता दो 18 टोटल टैक्स बता दो। 4786 47 नोट करो जल्दी से। ये आपने इस मेरा फॉर्मेट चाहिए मुझे अगले हर क्वेश्चन में जो दूंगा। अच्छे से नोट करो, जिसको डाउट है मुझसे पूछो जल्दी से। स्टार्टिंग से एनएसआई एसआई डी क्वेश्चन है ना उसके ऊपर। तो फ्रेश पेज पे नोट करो अपने सॉल्यूशन के अंदर क्या करने की। कौन सा लास्ट पार्ट जो वो 1000 की बात जो आप बैठ रहे हो क्लास में बैंक कितना है? स्टार्टिंग बैंक कितना है? 37,700। 37,700 में से 37,700 में से क्या 14,930। 37,700 में से पहले कितना माइनस कर दोगे? यूज कर लिया ना तुमने, टैक्स कर देना 20% के रेट पे। एनएसआई 20% पे टैक्स होगी तो 14 उतना तो यूज हो गया ना। अब बैंक थोड़ी बचा हुआ है, तुमने खाना खा लिया। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे पास 10 किलो चावल है, तुमने 2 किलो खा लिए, कितने बचे? और 1 किलो फेंक दिए, कितने बचे? 7 किलो। तो यहाँ पे क्या हुआ है? 14,000 को टैक्स कर दिया और 1,000 हमने फेंक दिया। 1,000 तो किलो यूज तो हो गया ना, फिर चावल तो कम हो गया ना उससे भी। तो तुम्हारे यहाँ पे 37,700 केजी के चावल थे, उसमें से तुमने एनएसआई किलो कितना क्या दिया? बड़े भाई को कितना क्या दिया? 14,930। बचा कितना? छोटे भाई का 1,000 हटा दिया, वो भी तो बैंक को तो कम करेगा, चावल तो कम करेगा। अब बचा कितना? पीछे ठीक है और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा 40% 3700 से ऊपर होता वो 40। अब जारी है। अभी रुक जाओ, एग्जांपल दे रहे हैं इस टॉपिक पे। डोंट एक मिनट सर अगर किसी की एनएसआई है 0, हाँ